रजिस्टर पैनल लगा हुआ है। ये रजिस्टर लगे हुए उसके लिए एक इंजन के लिए और तीन एक इंजन के लिए लगे हुए हैं। जब भी अब अभी ऊपर उसमें देख रहे थे भी RRU में जो सप्लाई है उससे वहाँ से दो जो फील्ड वोल्टेज आ रहे थे ऑक्सिलरी अल्टरनेटर के लिए, ऐसे ही बड़े बड़े ट्रैक्शन अल्टरनेटर के लिए यहाँ से फील्ड वोल्टेज जाता है। जो जिस इंजन का अगर एम्पेयर नहीं ले रहा है या इंजन चल रहा है सब बाकी सब नॉर्मल है और जैसे अपन नोचिंग करते हैं एम्पेयर नहीं ले रहा है तो उसका आउटपुट अल्टरनेटर का आउटपुट चेक करते हैं। अल्टरनेटर का आउटपुट अगर नहीं आ रहा है तो अल्टरनेटर के उसको आउटपुट जनरेट करने के लिए जो फील्ड वोल्टेज है वो इससे 24 वोल्टेज का फील्ड वोल्टेज आता है। तो यहाँ से चेक करते हैं कि 24 वोल्टेज का फील्ड वोल्टेज आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और ये कोई क्रैक तो नहीं हो रखा है या इसमें कोई वायर लूज तो नहीं है, इसके नट बोल्ट वगैरह, इसकी साफ़ सफाई वगैरह ये सब मंथली में प्रॉपर चेक करनी होती है। 24 वोल्टेज जो चार्जिंग अल्टरनेटर है उसका फील्ड वोल्टेज के लिए ये लगा होता है। अगर ये वायर निकल गया तो ये सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी इस इंजन से बैटरी चार्ज नहीं करेगा। तो ये फील्ड वोल्टेज का वायर निकला होता नहीं है, ये हमेशा जब भी मंथली में और अगर कोई CRO या कोई भी अबनॉर्मलिटी होती है तो इसको खास करके चेक करना होता है कि भी नीचे का पार्ट है अगर कोई किसी चीज़ सपोर्ट से निकल तो नहीं गया। जब इंजन स्टार्ट के बाद में एयर आउटलेट की ये पाइप है मोटी वाली, इस पाइप में किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक या ऐसा कुछ हो तो मंथली में देख के सही से उसको टाइमली बदलाएं और इसमें कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। चेक करें कोई माइनर लीकेज तो नहीं चल रहा है। उसके बाद इस पाइप से जो एयर आउटलेट हो गया जो एयर जाएगी वो एयर इस आफ्टर कूलर में जाएगी। आप ये जो सामने दो जाली वाले जो आफ्टर कूलर पड़े हुए ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाला इंजन ये आफ्टर कूलर में जैसी एयर जनरेट होकर आफ्टर कूलर में जाएगी। ऊपर वाला इंजन 1 के लिए, नीचे वाला इंजन 2 के लिए। आफ्टर कूलर से निकली हुई एयर आफ्टर कूलर के बाद में ये दोनों NRV लगी हुई है, दोनों इंजन की दो अप और डाउन NRV के बाद में यहाँ से लाइन कॉमन लाइन हो जाती है। कॉमन लाइन के बाद में कॉमन लाइन से एक तो सेफ्टी वाल लगा होता है जो 8.5 kg या 8 kg पे ऑपरेट होता है। जब MR का प्रेशर अपने 7 kg पे कंट्रोल होता है, 7 kg के बाद में ऑटोमेटिक कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा, वापस फिर सामान मिलती है 7 से कम होते हैं वापस काम करना शुरू कर देता है। एयर जनरली ये एयर बाईपास की कोक है, एयर ड्राइव बाईपास की कोक है। तो इसको वो को बंद रखते हैं और अपन सीधा एयर ड्राइव की ओर ये कोक ऑन रखते हैं। इससे जो प्रेशर जाएगा एयर ड्राइव से वापस प्रेशर निकल के NRV लगी हुई है, एयर ड्राइव से निकला हुआ प्रेशर सीधा मेन लाइन में। तो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई भी लीकेज होगा तो यहाँ तक का जब भी कोई किसी भी प्रकार का कोई लीकेज, जैसे एयर ड्राइव में कोई लीकेज हो रहा है तो इसको बाईपास को ऑन करके एयर ड्राइव में जाने वाला कनेक्शन को अपन बंद करके और एयर ड्राइव को बाईपास कर सकते हैं। एयर ड्राइव जब बाईपास कर देंगे तो मॉइस्चर को ख़त्म करना है, मॉइस्चर पर डे अपने को मॉइस्चर टैंक से मॉइस्चर ख़त्म करना है। तो प्रॉपर एयर ड्राइव काम कर रहा है। जब एयर ड्राइव काम करता है तो हर 25 सेकेंड में ये जो फिल्टर है अलग अलग फिल्टर है, तीनों फिल्टर ही वर्क करते रहेंगे। एक बार एक फिल्टर, 2 फिल्टर है वो 45 सेकेंड में इनका वापस रोटेशन होता है। वो एक जो छोटा वाला फिल्टर है वो दोनों के साथ में छींकता रहेगा। इधर वाला फिल्टर छींकेगा तो भी वो काम करेगा। ये 22 से 25 सेकेंड में ये काम करता है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ये वाला फिल्टर वर्क करेगा। ऐसे फिल्टर वर्क करते रहेंगे जिससे पता चलेगा। और इसको खुद की इसकी एक खत्म करने के लिए अगर इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह है तो उसके लिए खत्म करने के लिए है। एक दिन आप ही किसी तो एयर ड्राइव में किसी प्रकार का लीकेज हो तो फिर अपन इसको बाईपास को ऑन करके और इसको कर सकते हैं। और इंजन चालू करने के बाद में फुली प्रेशर में यहाँ आके चेक करेंगे यहाँ किसी प्रकार का कोई लीकेज हो रहा है तो जो भी कनेक्टर वगैरह से लीकेज हो रहा है उसको प्रॉपर टाइट करेंगे। आउट एयर ड्राइव की पाइप से और वहाँ से कॉमन निकली हुई एयर है वो वहाँ पे जाएगी MR के टैंक में। आगे वहाँ MR के टैंक में जाएगी। MR के टैंक से उधर से आएगी यहाँ इस टैंक में आएगी और यहाँ उसी दौरान उधर जो लगा हुआ है वो ASR का टैंक, एयर स्प्रिंग का जो टैंक है उसमें भी जाएगी। लेकिन सबसे पहले वहाँ से निकली हुई है उसमें MR के टैंक सबसे आगे लग रहा है ना। और यहाँ इसमें आने के बाद में यहाँ से
ये जो चार्जिंग कोक है, अगर अपन जैसे इस कोक को अगर ऑफ कर देंगे तो इस गाड़ी से जो आउटलेट हो रही है, इससे फिर अपना आगे एमआर का ये जो प्रेशर है इधर का बीपी का जो बीपी प्रेशर मेंटेन करेगा। तो ये इसलिए अपन जब सेल्फ गाड़ी वर्क करती है उस टाइम पे ये कोक ऑन रहती है। जब दूसरी गाड़ी के साथ अटैच करते हैं तो इसको बाईपास करते हैं और इसको बाईपास करना और 2 ट्रीटमेंट को उसको बदल जाते हैं ताकि दूसरी गाड़ी से जब भी अटैच हो तो बीपी की लाइन से प्रेशर लीकेज ना हो या कोई किसी प्रकार का एयर का कोई लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है। और ये जो सामने जो लगा यहाँ देखो ये देखो ऊपर वो जो लगा नहीं, अगला आगे हाथ करो थोड़ा और उधर, हाँ ये लिमिटिंग वाल होता है। जब भी गाड़ी का बीसी का प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो इनकी सेटिंग इससे की जाती है। और अभी जो पहले आपने हाथ टेका था ना, ये डबल चेक वाल होता है। नहीं वो तो डबल चेक वाल है, ये डबल चेक वाल होता है, ठीक है। ये C2 वाल है और ये इसको DV भी बोलते हैं, C3 भी बोलते हैं, हाँ ठीक है। वो लिमिटिंग वाल हो गया, डबल चेक वाल हो गया। उससे कुछ एडजस्ट करना रहता है क्या अपन को? ये BP का 5 kg का ये सिलेंडर होता है, यहाँ लगा होता है। इनको कम या बढ़ाया कम किया जा सकता है, सारा घटाया जा सकता है। वो नीचे कुछ लग रहा है उसमें पेचकस लगा है ऐसा? हाँ उसमें एलिंग की बोल्ट लगेगा, एलिंग ये इसमें सर, हाँ ये पेचकस है, पेचकस है। किसी में एलिंग की का होता है, किसी में पाना लग के होता है, इसमें पेचकस के साथ अलग अलग कंपनी का है, वो अलग अलग, लेकिन सबकी वर्किंग एक ही है। हाँ लिमिटिंग वाल है ना, इस लिमिटिंग वाल से चारों प्रेशर चारों सिलेंडर में जाता है, चारों ब्रेक 8 ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर। अच्छा ये यहाँ से फिर आगे दोनों बोगी में एक ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाता है। ये ब्रेक सिलेंडर में जाने वाले प्रेशर को 5 kg से या जो MR का जो प्रेशर है, जितना प्रेशर MR का 7 kg देते हैं उसको तोड़ के और 1.5 kg करके आगे भेजता है। अच्छा इसका काम है 1.5 kg से या 1.6 kg से वो आगे प्रेशर देता है, कंट्रोल करना प्रेशर को। ब्रेक बीम है, ब्रेक बीम की चेन प्रॉपर लगी हुई है ना, ब्रेक बीम में किसी प्रकार का कोई क्रैक तो नहीं आ रखा है, ब्रेक शू ज़्यादा घिसे हुए तो नहीं है। और ब्रेक शू घिसे हुए तो उनको मंथली में जब भी टावर की BPC होती है उस टाइम पे इसको प्रॉपर चेक करें। ये रोड वगैरह किसी प्रकार की बेंड तो नहीं हो रही है, प्रॉपर व्हील पे पेड प्रॉपर चिपक रहे हैं नहीं चिपक रहे, कोई कंटिन्यू चिपका हुआ तो नहीं रह रहा है। ये सब ब्रेक अप्लाई करना और ब्रेक रिलीज करके ये सारा सब चेक करना है। जितना भी हैंगिंग के जो पार्ट लगे हुए ब्रेकिंग के, इन सब के सब में लॉक पिन लगी है, या तो लॉक नट लगा होता है या लॉक पिन लगी होती है, हर एक की सेफ्टी लगी होती है। तो किसी भी प्रकार का किसी का कोई नट बोल्ट वगैरह निकला हुआ तो नहीं है, कोई कहीं भी मतलब वेल्डिंग टूटना या क्रैक तो नहीं आ रखा है। ये सब अंडर फ्रेम में बोगी में ये सारा चेक करना होता है। ब्रेक बीम का खास, ब्रेक बीम वो ब्रेक पैड का इनका खास करके सारा ये एक नट बोल्ट वगैरह सब सारे चेक करने चाहिए। कंडीशन चेक करनी है कि ये पाइप कहीं से मतलब इसका सारे पे ही सारा सर्किट ऑपरेट होता है। तो इस पाइप की कंडीशन को चेक करना है, इसके कनेक्टर वगैरह सारे चेक करना है, जहाँ से इसकी इनकमिंग है ना वहाँ से लेके इसमें पूरे सारे। दूसरा कोई भी रिले, कोई भी नट बोल्ट वगैरह कोई लूज तो नहीं है, कोई भी कहीं पे भी कोई वायर वगैरह जला हुआ या कोई हीटिंग का निशान ये तो सब तो नहीं है। फॉरवर्ड रिवर्स है वो प्रॉपर यहाँ काम, मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई नट बोल्ट लूज है या किसी बस बार वगैरह चालू इंजन में कभी भी इसमें हाथ नहीं देना है। ये सब हेवी वोल्टेज से चार्ज रहते हैं सारे, जितने भी ये बस बार है पूरी चार्ज रहती है। तो चालू इंजन में इसमें कोई भी वर्क नहीं करना है। जब भी आप काम करोगे 110 की सप्लाई और इंजन बंद करके 110 सप्लाई काट के ही काम करोगे। हाँ। और ये संट, ये जो लाइन संट है, इन संट को चेक करोगे, कोई संट जले हुए तो नहीं है, लूज तो नहीं है, इसके कोई वायर निकले हुए तो नहीं है। ये रिले जैसे कई बार क्या होती है, रिले मैनुअल जब रिले की प्रेस करने के बाद अब जैसे रिले को इंजन 1 और इंजन 1 की ये रिले, ये इंजन 2 की रिले, ये मोटर ओवरलोड रिले। जब भी मोटर में मोटर और एक किसी मोटर पे किसी कारणों से कोई मोटर ओवरलोड का इंडिकेशन आता है तो ये रिले ऑपरेट होगी। ये जब ऑपरेट होएगी तो इस तरह से ये बाहर निकल जाएगी। आप जब भी उधर से कमांड देते हो, यहाँ आदमी आके खोल के गेट खोल के खड़ा रहकर दूर से दे सकता है, तो उस टाइम पे जब भी कमांड देते हो तो ये रिले की कमांड दे रही नहीं ले रही है। जब कमांड देगी तो ये पत्ती अंदर जो इसको अपनी ओर खींचेगी तो
रिले का इंडिकेशन, ओवरलोड का इंडिकेशन चला जाएगा। जब तक ये ओवरलोड का इंडिकेशन रहेगा उधर एक्साइटेशन नहीं आएगा, एम्पेयर नहीं आएगा, एम्पेयर। तो उस कंडीशन में इसको अब जिस मोटर से ओवरलोड आ रहा है तो उस वो पर्टिकुलर मोटर है वो इसके शॉर्ट करेगी, जिससे पता चल जाएगा एक मोटर ओवरलोड जा रही है, 2 नंबर मोटर ओवरलोड जा रही है। ये 1, 3, 2 और 4 दोनों इंजन के मोटर ओवरलोड की लगी रहती है। तो ये जो वायर है ना, इस वायर के लग बहुत बार जैसे इसकी वायर के लग टूट जाते हैं, तो मंथली में देखना है कि ये वायर टूटने की कंडीशन में तो नहीं है। इसके लिए एक स्पेयर वायर भी है, अंदर वाला ये स्पेयर वायर है। अगर कहीं भी जैसे ये जब टूट जाएगा तो ये फॉरवर्ड रिवर्स से काम नहीं करेगा, किसी डायरेक्शन में कॉन्टेक्ट, ये कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो पाएगी। और ये पाइप अगर टूट जाएगी, लीकेज कर जाएगी, तो आपके ये इसमें डायरेक्शन डिसाइड नहीं होगी। ये इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिकल के दोनों के इंजन स्टार्ट के बाद में दोनों की जब सर्किट बन के यहाँ प्रॉपर सप्लाई मिलेगी, जब भी ये फॉरवर्ड रिवर्स से काम करेगा। और फॉरवर्ड रिवर्स ये काम करेगा, ये कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं, जब तक नहीं करेगा जब तक ये या तो इसमें एयर नहीं मिल रही है और या फिर ये वायर टूट गया है, इसे डिसाइड। इसके फेलियर कई बार आता है, तो इसकी लग वगैरह की कंडीशन ये सब मंथली में एक बार चेक कर लेना चाहिए। ये फॉरवर्ड रिवर्स से काम करेगा, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर जब अपन नोचिंग करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर लगेगा। तो 1 नंबर इंजन की उधर लगी हुई थी, 2 नंबर इंजन की ये लगी हुई। अगर दो नंबर में कोई भी निकाल ले, उधर खोल ले पूरा। 2 नंबर में कोई भी अगर ओवरलोड जाएगी तो इनमें से जाएगी 2 नंबर और 4 नंबर में। तो जब भी कोई ओवरलोड जा रही है या किसी का वायर लूज है या किसी कोई रिले ठीक हो रखी है, तो इनको आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इनमें भी जैसे जब अपन नोचिंग करते हैं उस टाइम कॉन्टैक्ट लगते हैं तो हल्की स्पार्किंग होती है, लेकिन किसी में ज़्यादा स्पार्किंग हो रखी है या काला हो रखा है, ऐसा कुछ हो रखा है, तो उसको साफ करना है या उसकी टाइटनेस चेक करना है या उसको लूज करना है, या शेड में जो इसके रिपेयरिंग से संबंधित है उससे संपर्क करके उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करना। हाँ, और साफ़ सफाई करना, ये पूरे जितने भी ये करेक्शन है सारे कनेक्शन वगैरह सब टाइटनेस वगैरह सब चेक करना। और इसकी देखो यहाँ तक पर कॉन्ट्रैक्टर में ये पाइप इसका एयर का कनेक्शन आता है, ये इसी लाइन से जो कनेक्शन आ रहा है, इधर ऊपर कर दे, इस लाइन से जो कनेक्शन आएगा सारे कॉन्ट्रैक्टर के इनके नीचे प्रेशर मोटर लगी हुई है, तो वो इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक दोनों का सर्किट जब बनेगा जब वो ऑपरेट होएगी। तो ये एयर का जो कनेक्शन है वो भी सफिशिएंट, इसके भी सारे कनेक्टर वगैरह पाइप की कंडीशन चेक करनी है और इसकी टाइटनेस वगैरह चेक करनी है और इसकी पूरे की साफ सफाई करनी है। मतलब ट्रैक्शन मोटर के जैसे कम्यूटेटर ट्रैप पूरा एकदम साफ होना चाहिए, ठीक है। कम्यूटेटर, ये जो कम्यूटेटर और होल्डर है इसके बीच में 2 mm का 2 से 2.5 mm इतना ही गैप होना चाहिए, ठीक है। और ये जैसे ब्रुश है, अब ये ब्रुश है एकदम से फ्री मतलब मूवमेंट करना चाहिए, ना तो अटकना चाहिए, ताकि वो घिस जाएगा तो ऑटोमेटिक जिससे घिसता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। और इसकी कोई वायर वगैरह लूज तो नहीं है, इसके कनेक्शन लूज तो नहीं है, होल्डर लूज तो नहीं है, ये सब चीज़ें कम्यूटेटर में किसी प्रकार का स्क्रैच तो नहीं आ रखा है। कम्यूटेटर को साफ रखना। और ये अगर ब्रुश कार्बन ब्रुश अगर घिसे हुए तो कार्बन ब्रुश में ऐसे मार्किंग होती है, ये इस तरह की, इस मार्किंग के पास आ गया तो फिर इसको कार्बन ब्रुश को बदलो। ऐसे जितने भी कार्बन ब्रुश लगे होल्डर में, हर पर एक में 2-2 लगे होते, तो ये इसकी मिनिमम मार्किंग है। और जब अपन लगाते हैं उस टाइम पे बिल्कुल ऐसे स्मूथली इसमें मतलब अंदर प्रेस होना चाहिए, और प्रेस करने के बाद हम फिर वापस स्प्रिंग की टेंशन देते हैं इस तरह से बार। जब करंट प्रॉपर सारे वायर से प्रॉपर नहीं होगा उस टाइम पे मोटर ओवरलोड जाएगी, बार बार मोटर चालू कर, बार बार मोटर ओवरलोड जा रही है तो जो मोटर ओवरलोड जा रही है जैसे उसको वहाँ से देख लिया कि अल्टरनेट एक मोटर को काट के चेक कर लिया कि भी कौन सी मोटर ओवरलोड जा रही है, पर्टिकुलर उसी मोटर को खोल के चेक करो। पहले सबसे पहले इधर इसके सारे जितने भी कार्बन ब्रुश लगे हुए और आर्मेचर में इधर देखो यहाँ की कोई किसी का वायर तो नहीं निकला हुआ है या कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें आगे खोल के उसको चेक करो। जो ये अर्थिंग है ना, इसको मंथली में चेक करना है कि अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं है, अर्थिंग सही से अर्थिंग की होनी चाहिए।
जितने भी ये कनेक्शन वगैरह है ये सब इनकी टाइटनेस वगैरह, कोई केबल कटी हुई, केबल जहाँ से प्रॉपर स्टॉपर में लगी हुई है कि नहीं है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अभी कार्बन ब्रश का जो बताया कि कोई भी ब्रश वगैरह अगर घिसने का आकार पे है तो उसको टाइम समय से बदले, उसमें जो मिनिमम मार्किंग पे अगर आ गया तो। और जितने भी ये नट बोल्ट, जितने भी पिन वगैरह ये सब लगी हुई है, सब लॉक पिन वगैरह सारी सब लगी होनी चाहिए सब। और इसमें गियर केस में इसमें कार्डियम कंपाउंड भरा होना चाहिए। जब भी इस ढक्कन को खोल के और आप चेक करोगे तो अंदर सामने दांते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा नहीं, दांते तो इस ग्रीस से इससे कार्डियम कंपाउंड से काले भरे हुए होने चाहिए। और हाँ, और किसी भी प्रकार की अगर अब नॉर्मल कोई साउंडिंग वाउंडिंग आती है तो उस टाइम पे इसको खास करके कार्डियम कंपाउंड का आके चेक करना चाहिए। अगर कोई मोटर पर्टिकुलर साउंडिंग आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा था, और मोटर में जब भी कोई ओवरलोड आता है तो उसमें उसी एक मोटर को पर्टिकुलर पूरा खोल के चेक करना है। नहीं मंथली में सारी मोटर को ये कार्बन ब्रश, कम्यूटेटर के सरफेस वगैरह ये सब चेक करना है। आर्किंग हॉर्न का जो गैप है उसको देखना है, आर्किंग किसी आर्किंग हॉर्न में मोटर ओवरलोड की वजह से आर्किंग मेल्ट तो नहीं हो रखा है। और इधर जो जैसे ये इसका ये टूट रहा है, सीलिंग टूट भी, सीलिंग टूटी नहीं, ये टूट किसी प्रकार की इसमें साउंडिंग, अगर मोटर में साउंडिंग आ रही है तो ये बाकी कुछ नॉर्मल, बाकी सब नॉर्मल है। तो ये जो बेरिंग है, इस बेरिंग में ग्रीस करने के लिए देखो यहाँ से ग्रीसिंग के लिए ये ऑप्शन दे रखा है। अच्छा, इस बोल्ट को खोल के यहाँ से ग्रीस केन से यहाँ ग्रीस करोगे तो वैसे तो मतलब हर महीने ग्रीसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये वाला जो बोल्ट है इस ये बोल्ट खोल के और यहाँ से मोटर का जो बेरिंग है उसमें ग्रीस करके भी चेक ग्रीस भी कर सकते हैं। सारे जितने भी नट बोल्ट लगे हुए सब सारे मतलब चेक करने, कोई भी हाँ टाइट है उसके ऊपर लॉक पिन लगी हुई है होता है, या किसी भी तार है एयर सस्पेंशन में किसी साइड वाला में जैसे प्रॉब्लम होती है तो प्रॉपर आके ये देखना कि ये डबल चेक वाल में नीचे इनमें इसमें एयर आ रही है कि कोई किसी की में एयर लीकेज तो नहीं हो रही है, या ये डबल चेक वाल वगैरह ये कोई फिटिंग वगैरह किसी में या कोई क्रैक तो नहीं आ रखा है, कोई सिलेंडर का नट बोल्ट वगैरह कोई लूज तो नहीं है, ये प्रॉपर सिस्टम काम कर रहा है, या एयर लीकेज तो नहीं हो रही है। ये मंथली में एक बार सही से चेक करना है। सीआर होता है उस दिन तो पर्टिकुलर इसको चेक करना ही है। जो अगर कोई भी कंकर पत्थर वगैरह उछल के जैसे इसमें गिर गया तो ये गियर बक्से में बीच में गियर में अटक के वो गियर बक्से को तोड़ देगा, गियर तोड़ देगा। तो इस तरह का कोई भी पार्ट मिसिंग है तो उसको मंथली में और अगर पहले भी अगर कोई सीआर वगैरह होता है तो एक बार पूरे नज़र मार लेनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की एब्नॉर्मलिटी में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। अल्टरनेटर का जो वेंटिलेशन के लिए जो है इसको खोल के, और अगर यहाँ इसमें कचरा है तो पूरा साफ करना होता है, और इसे ब्लोअर से हवा मार के भी साफ कर सकते हैं। दूसरा, इसकी जो ये अर्थिंग है प्रॉपर दो अर्थिंग कम से कम 2 अर्थिंग इस साइज़ की लगी होनी चाहिए, जैसे कि इधर लगी हुई है ये अर्थिंग प्रॉपर लगी होनी चाहिए। उसके जितने भी इनकमिंग एक्साइटेशन के वायर हुआ या आउटगोइंग वायर हुआ, वायरिंग प्रॉपर सही से सिक्योर है ना, वो कोई वायर कटा हुआ तो नहीं है। दूसरा, खुद के माउंटिंग के जो बोल्ट है ये बोल्ट है, कोई नट बोल्ट लूज तो नहीं है, टाइटनेस चेक करनी है, वो कोई यहाँ बॉडी में या बॉडी से रगड़ खा के कोई क्रैक तो नहीं आ रहा है, कोई भी पार्ट है जिसमें सीआरओ से या कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें मंथली में चेक करनी होती है। बाकी आउटपुट पैरामीटर है इसकी, अगर किसी प्रकार का एम्पेयर में वेरी करता है या समस्या आती है तो इसका खोल कर इसकी प्रॉपर उसकी मंथली में मेजरिंग करनी चाहिए। जो ये फ़ैन है, जब भी अल्टरनेटर इंजन के साथ में जब अल्टरनेटर मूवमेंट करता है उस टाइम पे ये फ़ैन चल रहा है ना, फ़ैन के ये सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है ना, सेफ्टी गार्ड नहीं लगा हुआ है तो उसको लगाना चाहिए, नहीं तो क्या कोई आइटम बीच में फंस के और तोड़ देगा। और दूसरा, जब आप इसको चालू करके मंथली में पर्टिकुलर इसके नीचे यहाँ आके और थोड़ा आवाज़, इसकी आवाज़ को भी मतलब एक बार चेक करें किसी प्रकार का अबनॉर्मल साउंडिंग तो नहीं आ रही है। तीनों अल्टरनेटर के मंथली में तीन वैसे पर्टिकुलर पर डे तीनों अल्टरनेटर को देखना होता है कि जैसे वो ट्रैक्शन अल्टरनेटर है उसमें किसी प्रकार के स्टार्ट करने के बाद में एक बार चक्कर मार के देखना होता है कोई अबनॉर्मल साउंडिंग वगैरह तो नहीं है, और कोई मतलब नट बोल्ट लूज तो नहीं है, कोई जाली वगैरह क्रैक तो नहीं हो रही है, टूट नहीं है। और पर डे इंजन स्टार्ट करने के बाद में ऑक्सिलरी अल्टरनेटर जो 8 kV का जो ये अल्टरनेटर है इसको भी देखना होता है कि ये इसके साफ्ट के कोई साफ्ट तो इसकी ज़्यादातर जनरली क्या फेलियर आता है, इसमें साफ्ट टूट जाती है, तो इसकी साफ्ट
टूटी हुई तो नहीं है, या सॉफ्ट में किसी प्रकार की आवाज़ अब नॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है, और इसके जो माउंटिंग के जो बोल्ट हैं कोई नट बोल्ट लूज तो नहीं है, जाली के कोई बोल्ट लूज तो नहीं है, खुद के इनकमिंग के और जो आउटगोइंग के जो एक्साइटेशन के या जो आउटगोइंग के जो वायर है, वायर की टाइटनेस वगैरह सब प्रॉपर है ना। और मंथली में इसका जो इसमें जो क्रॉस में जो बेल लगे हुए हैं उसमें ग्रीसिंग करनी चाहिए। ये जो इसकी सॉफ्ट और इसका जो यूनिवर्सल जो पॉइंट है उसमें जॉइंट में ग्रीस करना चाहिए। अगर आवाज़ कर रहा है या कोई जाम हो रहा है तो जिससे क्या है ग्रीसिंग प्रॉपर होती रहेगी तो ये टूटेगी नहीं। और अगर ऊपर ऑक्सिलरी अल्टरनेटर का फेलियर आता है, इंजन स्टार्ट कर दिया फेलियर आता है, तो सबसे पहले इसी को आके चेक करना है कि यहाँ पहले सॉफ्ट तो नहीं टूटी हुई है, सॉफ्ट इंजन से जॉइंट हो रखा है ना, इंजन से जॉइंट है ना, और अल्टरनेटर चल रहा है ना। और अल्टरनेटर के पीछे जो जाली लगी हुई है ये जो ढक्कन है इसके नट बोल्ट कोई लूज तो नहीं है, इसके अंदर एक पंखा लगा हुआ फैन, इसका कूलिंग के लिए जो फैन है वो चल रहा है नहीं चल रहा है, तो मंथली में चालू करके इसको चेक करना है कि इसका फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, 24 वोल्टेज बैटरी चार्जिंग का अल्टरनेटर है। जब भी इंजन जो भी इंजन स्टार्ट करेंगे उस इंजन से बैटरी चार्जिंग 24 वोल्टेज की क्रैंकिंग बैटरी चार्ज करने के लिए लगा हुआ, तो पर डे इसको चेक करना है कि इसकी सॉफ्ट ये फैन वेल्ट टूटी हुई तो नहीं है। और मंथली में इसको खास करके ये चेक करना है कि फैन वेल्ट उनको क्रैक तो नहीं आ रखा है, या इसकी अल्टरनेटर का कोई नट बोल्ट लूज तो नहीं है, अल्टरनेटर का पीछे से कोई वायर तो नहीं निकला हुआ है, अल्टरनेटर में किसी प्रकार पानी जाना ये ऐसा कुछ खराबी तो नहीं है। इसका आउटपुट वोल्टेज भी चेक करना है कि ये प्रॉपर आउटपुट दे रहा है कि नहीं है, कितने वोल्टेज का आउटपुट दे रहा है, और इसको मंथली में पूरा सही से पूरा चेक करना है। में अपने को खोल के और मंथली में चेक करना चाहिए कि अपन ने जो महीने में एक दो बार जो भी कूलेंट चढ़ाया ये भरा हुआ है नहीं है तो सबसे पहले इसमें कूलेंट टॉपअप करें, टॉपअप करके इसको भर के रखें। भरने के बाद में इसको पूर्णतः प्रॉपर बंद रखें। बंद करने के बाद में WRA टैंक से कूलेंट जब भी चढ़ा जाए पाएंगे जब एक इंजन अपने पास में स्टार्ट रहेगा, प्रेशर अपने पास रहेगा। तो दोनों इंजन का एक साथ जनरली आता नहीं है, तो एक इंजन जो स्टार्ट है उस इंजन से प्रेशर जनरेट होगा, और जिस इंजन को भरना ये इंजन 1 के लिए, अंदर वाला इंजन 2 के लिए। ये वाली जो ये दोनों कोक हमेशा बंद कंडीशन में रहती है, ये 1 के लिए और ये अंदर वाली 2 के लिए। जब भी जैसे 1 नंबर इंजन स्टार्ट है और 2 नंबर इंजन से अपने को कूलेंट भरना है, 2 नंबर में इंडिकेशन आ रहा है और ऊपर लाइन चार्ज है, उस कंडीशन में सबसे पहले इस कोक को ऑन करेंगे। कोक ऑन करने के बाद में यहाँ एयर की जो कोक लगी हुई है ये वाली, इस कोक को ऑन करेंगे। जैसे इसमें अंदर प्रेशर जाएगा, प्रेशर से कूलेंट है वो इस लाइन के वजह उसमें चला जाएगा। साइड में रह के खड़े होकर देखो कि ऊपर से ओवरफ्लो होकर जैसे गिरने लगे, सबसे पहले एयर की पाइप को बंद, एयर के वाल को बंद करना है, उसके बाद में इसको बंद करना है कूलेंट आउटलेट की पाइप को। और इसमें जितना कम होता है उतना रिक्वायरमेंट के आधार वापस टॉपअप करते रहे। ये ऊपर वाले उसमें होता है, इसकी जब इसको खोलोगे देखोगे इसमें जैसे खाली है ना, तो इसको भर के तो लगाना ही है, लेकिन इसकी जो सीट है ना, ये जो कटी हुई ये सीट भी लगानी है। जब तक ये सीट नहीं लगेगी, जब तक जैसे एयर का प्रेशर जाएगा तो कूलेंट यहाँ से लीकेज करेगा, तो ये रबर सीट लगी होनी चाहिए। दूसरा यहाँ से ये जो एयर की पाइप का जो कनेक्शन है ये सब प्रॉपर होना चाहिए। ये कूलेंट आउटलेट का है तो वो भी कोई भी पाइप वगैरह लूज नहीं होनी चाहिए, ये सब टाइटनेस वगैरह सारी चेक करनी है और इसको क्लीन भी करना है और साफ़ सुथरा भी करना है। प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है? प्राइमरी सस्पेंशन ये वाला है जिसमें स्प्रिंग लगी हुई है, ये वाला प्राइमरी सस्पेंशन है। और सेकेंडरी सस्पेंशन एयर वाला, ठीक है। अब प्राइमरी सस्पेंशन में जो जैसे ब्लास्टर तार है, टेंशन, लॉन्गिट्यूड, लोकेशन, एग्जाम में रबड़ स्टॉपर, देखो ये रबड़ स्टॉपर जो लगे हुए हैं, जैसे भी ये वाले जो रबड़ के स्टॉपर वगैरह है ये लगे हुए होने चाहिए, ताकि जब भी इस पर है तो एकदम से मेटल से मेटल न टकराए। इसके लिए रबड़ स्टॉपर लगे हुए हैं। ये डैशबोर्ड है, इनमें लीकेज नहीं होनी चाहिए। इनमें जब सील कट जाती है तो यहाँ से लीकेज आना शुरू हो जाता है, और अगर लीकेज ऑयल कंटिन्यू लीकेज हो रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है, तो
उस टाइम पे कम ऑयल को भरने के लिए, टॉप अप करने के लिए यहाँ से खोल के इस यहाँ से ऑयल भरते हैं और इसमें से एक तार डाल के ऐसे चेक करते हैं कि अंदर पोर्ट में ऑयल कम तो नहीं है रेस पोर्ट में। तो स्प्रिंग जैसे ही लोड पे स्प्रिंग दबती है, दबने के बाद में एकदम से झटके से नहीं उठे, उसके लिए अंदर जो डैशबोर्ड लगे उनमें जो ऑयल है वो ऑयल स्लोली तो दबता है और स्लोली उसमें से ऑयल वापस निकलता है, जिससे क्या है कि एकदम से गाड़ी को झटका नहीं लगे। तो ये प्राइमरी सस्पेंशन की कोई भी ये स्प्रिंग वगैरह क्रैक तो नहीं है, रबड़ स्टॉपर वगैरह को टूटे हुए तो नहीं है, कोई भी नट बोल्ट है या इनके जितने भी नट बोल्ट लगे हुए हैं उनकी लॉकिंग ये पिन वगैरह कोई निकली हुई तो नहीं है। ये सब सारा मंथली मुझे एक बार जनरली चेक करना है। और ये रबड़ के स्टॉपर वगैरह जो इसके इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं, ये रबड़ के स्टॉपर वगैरह लगे होने चाहिए, कोई निकले हुए नहीं होने चाहिए, सीधा मेटल से मेटल नहीं टकराए, इसका इतना गैप मेंटेन होना चाहिए। और इसमें जो कोई भी ये सब ये भी आप ये टकराना नहीं चाहिए और इसमें इतना ये गैप होना चाहिए। ये सस्पेंशन ये तो पूरा एयर से ऑपरेट होता है और इसमें यहाँ करीबन इतना गैप होना चाहिए 3 इंच का, यानी 35 mm के लगभग का इसमें गैप मेंटेन रहता है। 28 से 42 है वैसे तो, लेकिन 35 mm के समथिंग इसमें ये ना तो इसमें गैप कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में जहाँ ज़्यादा है वहाँ ये लेवलिंग वाल या तो ज़्यादा, इससे प्रेशर कम से ज़्यादा है या कम है या ज़्यादा है कम। अगर इसमें ये गैप कम है तो मान के चलो इसमें लेवलिंग वाल है, इसका प्रेशर है वो कम है। अगर प्रेशर आप ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये गाड़ी को ये इसको उठा कर इसके लेवल को और बढ़ा देगा। तो ये गैप मेंटेन होना चाहिए। दूसरा ये जो डंपर वगैरह ये सब प्रॉपर काम हो, इसके नट बोल्ट वगैरह कोई लूज तो नहीं है, ये सब सारी चीज़। इसमें किसी प्रकार का एयर का लीकेज तो नहीं है, लेवलिंग वाल में कोई एयर का लीकेज तो नहीं हो रहा है। 7 kg ये MR के लाइन से जुड़ा होता है, तो ये 7 kg पे मतलब नॉर्मल सही कंडीशन में खड़ी में किसी प्रकार का लीकेज नहीं करना चाहिए। और ये उसमें जो अंदर जो डैशबोर्ड लगे हुए हैं उसमें जो ऑयल है उसकी जगह इसमें ये डंपर काम करते हैं। ये जब भी इसमें कोई लोड पड़ के एकदम से दब जाता है तो ये एकदम से इसको नहीं फेंके, उसके लिए ये डंपर है वो ये स्लोली तो इसको प्रेस होने देंगे, स्लोली इसको वापस रिलीज होने देंगे। और इनके दोनों के बीच में डुअल चेक वाल लगा हुआ है, नीचे एयर के टैंक लगे हुए हैं। वो जो टैंक है वो दोनों साइड का लेवल बराबर मेंटेन रखने के लिए एक कॉमन चेक वाल लगा हुआ है। जो इधर वाला इसमें अगर लीकेज होगा तो इस साइड से किसी एक डायरेक्शन से डाउन नहीं होगी गाड़ी, बराबर वाला वो उसको भी डाउन करेगा। तो इसके लिए दोनों एक साथ डाउन होगा। हाँ, ऐसे ही काम कर रहा है। और ऑटो ड्रेन वगैरह सारे सब वर्किंग कर रहे हैं प्रॉपर। ऑटो ड्रेन से ज़्यादा कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं फेंक रहा है, तो ज़्यादा मॉइस्चर नहीं बनता है। फिर भी आपको मंथली में एक बार सारे जितने भी टैंक लगे हुए हैं इनकी एक बार कोक को ऑन करके और अगर किसी में मॉइस्चर है तो मॉइस्चर ख़त्म करके और चेक करना चाहिए सारे, चाहे ऑक्सिलरी का हो, जितने भी टैंक लगे हुए हैं, चाहे पार्किंग का हो चाहे ब्रेकिंग का हो, उनकी सब में कोक लगी हुई है। उनको मंथली सब में थोड़ा चेक करके भी अगर किसी में मॉइस्चर है या पानी आ रखा है तो उसको पूरा ड्रेन कर दो। फ्यूल टैंक में किसी भी प्रकार के किसी भी सील के कट जाने से या जैसे कई बार ये कोई प्लेटफॉर्म से ये टकराने से यहाँ इसके गैस किट के यहाँ से नट बोल्ट लूज जाता है, जैसे ये इसमें ये टक्कर लगी है। तो इस तरह से अगर कोई टकराता है यहाँ से, जैसे फ्यूल लीकेज हो रहा था, इसको प्रॉपर वापस गैस किट लगा के सिलिकॉन लगा के इसको प्रॉपर टाइट करें। ठीक है, सारे बोल्ट नट बोल्ट वगैरह सारे टाइट प्रॉपर करें। और या कहीं भी फ्यूल टैंक पे कोई लीकेज हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करें। अगर माइनर सीपेज है तो भी उसको कोशिश करें खाली टैंक में जहाँ भी हो उसको लगा के रोकने की। और अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको इग्नोर, क्योंकि फ्यूल कम होने से तो फिर इंजन कहीं भी एयर ले सकता है। और गल्लू रोड में एक साइड पर डे दोनों साइड में चेक करें कि भी किसी एक में किसी कारण से यहाँ कचराने से अगर फंस गया तो ऑयल यहीं कहीं, डीजल का लेवल यहीं कहीं जैसे रुका रह गया तो उसके भरोसे अपना टावर चलाते रहें और उसमें डीजल कम होकर रहें। अगर कभी भी सेक्शन में कोई सियारा हुआ या किसी लगने से शीशा ये टूट गया फूट गया और आपका इसमें जैसे यहाँ से डीजल लीकेज हो रहा है, मान के चलो इसमें 1200 लीटर डीजल भरा हुआ है, आपका यहाँ शीशा लग कर यहाँ से लीकेज हो गया, यहाँ से क्रैक आ गया, तो इसमें एक साइड से एक ऑप्शन है, देखो ये बोल्ट लगा हुआ,
ये वाला जो बोल्ट लगा हुआ है, इस बोल्ट को 90 अभी जो समानांतर है ना उसको 90 डिग्री पे घुमा दो। इसको 90 डिग्री पे घुमाते ही इससे जो आउट वाला जो छेद है उस छेद से इसमें आने वाला फ्यूल है उस गेज में आने वाला बंद हो जाएगा। तो उसके बाद में इस बंद हो जाएगा और बाद में यहाँ साइड में आके इसको प्रॉपर ग्लू रोड को चेंज करना या रिपेयर किया जा सकता है। और टावर में 1400 लीटर का फुली टैंक है जिसमें मिनिमम हेडक्वार्टर की गाइडलाइन से 600 या 700 लीटर मिनिमम तेल रहना चाहिए। 50% का है, 50% का है, 700 या 750 ऐसा कुछ हेडक्वार्टर से लीटर निकाल रहा है। उतना तेल तो कम से कम एनी टाइम ब्रेक डाउन या उसी पर्पज से रहना चाहिए। और लेकिन 400 से नीचे तो तेल भराने के लिए ही प्रोसेस करे, क्यों इसको इग्नोर नहीं। उसके बाद में कभी भी किसी सेक्शन में कहीं पे भी जैसे टेडी मेडी वो ग्रेडियंट पे और कहीं खड़े हैं तो उससे चढ़ाई कहीं कुछ है तो उसमें या कोई छोटा हल्का नीचे जैसे टैंक कोई कचरा वचरा है तो उसकी वजह से एयर ले सकता है। इसलिए 400 से नीचे कम से कम चलाएं, क्योंकि 400 से जैसे 400 आ जाए तो कम से कम तेल भरवाएं। फ्यूलिंग कराएं। डीजल की फिल्टर बार बार चौक हो रही है या कचरा आ रहा है और ये वेल्ड है कि क्या है? टैंक में कचरा है। अच्छा, तो छोटा, फिर- तो फिर पूरे टैंक को यहाँ एलएनजी से बोल्ट है। नहीं, बड़ा बोल्ट है। हाँ, तो इससे डीजल निकाल के और इससे यहाँ से जो सारा ड्रेन करके कचरा निकाल के इसको टैंक को साफ करें। पेंटो 6 से 7 kg पे, किसी में 6 kg पे ऑपरेट हो रहा है, किसी में 6.5 kg पे हो रहा है, किसी में 5 kg 5.5 kg में ऑपरेट हो रहा है। अलग अलग पेंटो है, जैसे फेवली का है, कन्वेंशनल का है, संघ का है, सब में अलग अलग प्रेशर का सेटिंग है। और जैसे इसमें सेफ्टी ये वाली सेफ्टी लगी हुई है, ये जैसे ये सेफ्टी बाईपास है तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वायर है पाइप है, जैसे कोई क्रेक और और ये जैसे ये कार्बन स्ट्रिप में जाने वाली जो पाइप है एडीडी वाली, ये पाइप वगैरह को जैसे चेक करेगी कोई पाइप निकली हुई है टूट ना जाए और कोई भी पुरानी है पाइप उसको बदले टाइम से और मंथली में ये सारा सब चेक करें और पेंटो को उठा के चेक करें। पेंटो को उठा के चेक करें, जितनी रेंज में पेंटो सेट कर रखा है उतनी रेंज पे तक पेंटो अप डाउन हो रहा है। जैसे आप उतनी रेंज पे जाने के बाद में अगर सेफ्टी काम करेगी तो उतनी रेंज के बाद में ऑटोमेटिक पेंटो डाउन हो जाएगा। और 7 kg का वेट अपन लगा के और पेंटो को जहाँ स्टिप करके छोड़ेंगे, जैसे 2 मीटर पे उठा के 7 kg वेट लटका दिया तो 7 kg पे ना तो 7 kg वेट से डाउन होना चाहिए ना 7 kg वेट से अप होना चाहिए। इतना प्रेशर पे उसको सेट करके ताकि वो कॉन्टेक्ट वायर के टच होके भी चले और उसको धक्का भी नहीं मारे। कोई भी कार्बन स्ट्रिप में अगर कोई ऐसे ग्रुप बना हुआ है तो उसको प्रेस के अगर मार्जिन है तो उसको समानांतर करके तो कार्बन स्ट्रिप को बदलें। और इंसुलेटर वगैरह कोई प्रेस हो रखा है या इंसुलेटर को क्रैक हो रखा है तो इंसुलेटर को बदलें। जो भी इस तरह के कोई रस्टिंग पार्ट है उसमें या तो कलर करें और अगर इसमें शॉकर वगैरह में कोई लीकेज हो रखा है तो उसकी वापस प्रॉपर करें। पेंटो के सारे नट बोल्ट है उसको चेक करें और कोई भी अगर रोड वगैरह बेंड हो रखी है तो उसको सीधा करें। नट बोल्ट सारे टाइटनेस वगैरह पूरी चेक करें। पेंटो को अप और डाउन पूरे मतलब 6 से 15 सेकंड में अप और 6 से 15 सेकंड में डाउन, ये पूरे इसकी वर्किंग चेक करें। इसमें पैरामीटर्स हैं, ये अप और डाउन प्रॉपर हो रहा है। अप और डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बोलते हैं कि कभी वो अप ऑफ हो रहा है कभी ऑन हो रहा है। बारिश में ज़्यादा दिक्कत आती है या ऑन ऑफ की जो समस्या आती है, जो लाइन चार्ज है उसके नीचे जा रहे हैं, कई बार ऑफ बताता है कई ऑन बताता है। तो सेंसर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। वहाँ पे ऊपर से जैसे अपने ब्लॉक ले रखा है, कई बार ओवर लाइन होती है उसके नीचे से अपन निकलते हैं तो उस टाइम इंडिकेटर सेंस करता है। तो ये जैसे जितने वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग रेंज करता है। अब इसको खड़ी गाड़ी में यहाँ आप शेड में कैसे चेक करें? शेड में चेक करने के लिए वहाँ टाइटनेस वगैरह सब प्रॉपर है, अभी ऑफ का इंडिकेशन दिखा रहा है, लाइन के नीचे जाते हैं तो ऑन का इंडिकेशन नहीं दिखाता। उस कंडीशन में डीजी स्टार्ट करके या बाहर से यहाँ से पॉजिटिव वायर का जो 230 का सप्लाई है उस वायर के नंगे वायर को यहाँ ऐसे करोगे तो ये सेंसर ऑपरेट हो जाएगा, नीचे इंडिकेशन आएगा। जैसे आप इसको ऐसे दूर करोगे इंडिकेशन चला जाएगा, जैसे इसको नज़दीक लेके आओगे इंडिकेशन ऑपरेट हो जाएगा। जिससे ये पता चल जाएगा कि सेंसर तो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। अब रही बात ये है कि उसको प्रॉपर सेंसिंग करने के लिए या तो इसको किसी जैसे कईयों में इसको पूरा डब्बी की तरह पैक कर रखा है तो उसको साइड वाले को हटा सकते हो, केवल ये सपोर्टिंग के लिए इतना बहुत है इसके लिए। और ये सेंसर में जो यहाँ से जो जगह होती है बहुत बार नीचे लीकेज होता है, पानी जाता है बारिश में, तो यहाँ इसमें सिलिकॉन भर सकते हो। सिलिकॉन भर दोगे तो ये प्रॉपर पैक हो जाएगा।
मंथली वैसे तो हाइड्रोलिक का अगर कोई फेलियर नहीं आ रहा है तो ठीक है, अगर फेलियर आ रहा है तो पर्टिकुलर पहले देखना है। बाकी मंथली में तो दोनों रेडिएटर फैन की आगे देखना है मोटर पे हाइड्रोलिक का किसी प्रकार का लीकेज तो नहीं हो रहा है या कोई भी ऐसा कोई ऊपर पार्ट तो नहीं पड़ा है जिससे कि फैन यूज हो जाए ऐसे कुछ। और ये इनके वायर निकले होते नहीं, इनके वायर निकल जाते हैं तो उसके बाद में LCW भी हो जाता है तो भी इसमें एलो का इंडिकेशन नहीं आता है। तो ये वायर ये निकले हुए तो ये वायर ये चेक करने होते हैं। इसकी ओवरफ्लो की जो ये पाइप है ये जो इसमें नहीं लगी हुई ऐसे पाइप में पाइप लगती है, पाइप लगी होनी चाहिए ताकि उधर से कूलेंट भरे तो उधर सामने गिरता हुआ दिखाई दे। नहीं तो ये यही ढुलता रहेगा, यही ढुलता रहेगा और पता नहीं चलेगा कि क्यों ओवरफ्लो हो गया। और या टेम्परेचर होने की वजह से कूलेंट को फेंक रहा है ओवरफ्लो हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। रेडिएटर की कोई भी कोर वगैरह कोई इसकी रेडिएटर की कोई कोर वगैरह लीकेज तो नहीं है या कोई इसमें हाइड्रोलिक के लिए उधर की आप उधर खड़े उधर की साइड में तो आफ्टर को उधर लगे हुए हैं हाइड्रोलिक के, तो उधर हाइड्रोलिक का कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है। इन अंदर जो पाइपें हैं इन पाइपों में किसी में लीकेज तो नहीं, कोई कनेक्टर वगैरह लीकेज तो नहीं, उनको टाइटनेस करना। और इसमें कई भी प्लेट का जो रेडिएटर की जो यूवीएस लगी हुई इसमें किसी प्रकार का लीकेज तो नहीं, ये सब चेक करना। ऑपरेट करके और दोनों बूम में और चेन में ग्रीसिंग करनी चाहिए। देखना चाहिए चेन कहीं से क्रैक तो नहीं हो रही है, चेन की कोई कड़ी बड़ी निकल तो नहीं रहती है, बेरिंग वगैरह कोई भी पार्ट या क्रैक नहीं होगा। दूसरा ये जो जितने भी पेड लगे हुए हैं 8 पेड लगे हुए सामने दिख रहे 8 इसमें लगे हुए जो आउटर के जो पेड है, इनर के जो पेड है वो तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आउटर के जो पेड है जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो सारे पेड चेक करने चाहिए कि कोई पेड घिसा तो नहीं, मेटल से मेटल तो नहीं टकरा रहा है। और ये जो लिमिट स्विच है लिमिट स्विच दोनों साइड के लिमिट स्विच काम कर रहे हैं। तो उसके बाद में ये मोटर ये जो मोटर है इस मोटर में उधर की साइड में एक इंडिकेशन शीशा लगा हुआ है जिसमें ऑयल का लेवल है। इसमें उस लेवल से ऑयल अगर कम है तो इसमें यहाँ से ऑयल टॉपअप करें। मतलब ये गियर बक्से के लिए इसमें गियर बक्से में ऑयल टॉपअप करें। और इसकी जो मोटर है उसको मैनुअली हैंड ऑपरेट करके भी चेक करें। ये जो आगे चक्री लगी ना तो चक्री से हैंड ऑपरेट करके चेक करें कि मैनुअली भी काम कर रहे हैं। अगर डीजी बंद हो जाए कुछ हो जाए तो उसको मैनुअली काम करके उसको सीधा प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करते हैं। दूसरा इसका ये जो टूटा हुआ है जो डाउन करते हैं वो लिमिट स्विच। हाँ, ये जो लिमिट स्विच है ये यहाँ लिमिट स्विच है, प्लेटफॉर्म अप और डाउन का जो इंडिकेशन आता है ये टूटा हुआ है। इसको प्रॉपर जैसे कोई टूट गया है या कोई नहीं आ रहा है या कोई सेंसर ख़राब है इसका इंडिकेशन ऑपरेट करके वो चेक करना चाहिए। उनके सारे लेफ्ट राइट के और अप डाउन के सारे बटन है वो सारे वर्किंग करके चेक करना चाहिए। कोई बटन कम काम कर रहा है या कोई बटन क्रैक है तो उसको वापस बदले। और रिमोट का इमरजेंसी बटन को दबा के चेक करें, रीसेट बटन को, सारे बटन की वर्किंग चेक करें। और इसके पीछे अगर ऐसा कोई अटक रहा है तो उसके पीछे के या तो NONC को बदलें और या फिर उसको साफ करें। ये जो ये ग्लास है इस पर किसी ने कलर कर दिया। बाकी इसमें आपको ऑयल जैसे कम होगा जिसमें ऑयल दिखाई देगा। ये हैंडल है, इस हैंडल से ऐसे ऑपरेट करके मैनुअली चेक करें कि प्लेट को मैनुअली अप डाउन हो रहा है। नीचे से मैनुअली अप डाउन भी करके चेक करें मंथली में। और इससे मैनुअली ऊपर बैठा आदमी यहाँ से ये बॉक्स खोल के और चेक करें कि मैनुअली काम कर रहे हैं। अगर सप्लाई बंद हो गई तो प्लेटफॉर्म को राइट डायरेक्शन में जाना और डाउन करना या अप करना ये कर सकते हैं। वो रेलिंग दोनों पार्ट में बाहर ओपन होनी चाहिए, वापस क्लोज भी होनी चाहिए। जैसे ये हो रही है वापस बैठ रही है नहीं बैठ रही है, सबको चेक करना चाहिए। नहीं देने सब में यहाँ ऑयल देके और जो भी पेंट है उसको पेंट निकाल के वापस ऑयल देना चाहिए जिससे कि स्मूथली वर्क करे। सपोर्टिंग निकलनी भी चाहिए और बंद डाउन भी होनी चाहिए।